हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने ये समझा था कि तीनों सेक्टर मिलके, डेट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों सेक्टर मिलके आने वाले या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने वाले, डेट इज एग्रीगेट डिमांड। अगर भैया डिमांड होगा तो सप्लाई भी तो करना होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि हम लोग का जितना भी बिजनेसेस या कंपनी से वह एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना के मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं, डेट इज एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपका कंप्लीट डाउट सोल्व कर पाऊँ एग्रीगेट सप्लाई के रिगार्डिंग। और अगर आप पहले से देख रहे हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फाइनली आज का धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के बारे में समझने वाले कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब गिवन टाइम पीरियड में जितना भी प्रोड्यूसर्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, तो सभी प्रोड्यूसर्स मिल के एक गिवन टाइम पीरियड में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करने वाले हैं, डेट इज एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपका लेट सपोज डिमांड, मतलब आने वाला टाइम में हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि डिमांड 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आने वाला है। तो भैया 10,000 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आएगा ना, तो उसके अगेंस्ट में सप्लाई भी करना होगा। वो सप्लाई कौन करेगा? इंडिया में जितना भी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, सभी मिलकर इतना का गुड्स एंड सर्विसेज तो बनाना होगा। और यहाँ पे सुन लो आप भी, ये जो एग्रीगेट सप्लाई होता है ये भी प्लान होता है। क्या होता है भाई? प्लान होता है। एक्चुअल सप्लाई इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, याद रखना। तो यहाँ पे देखना, तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल सेक्टर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मतलब दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन ए गिवन टाइम पीरियड। इट मस्ट बी नोटेड दैट एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स ओनली टू द प्लान प्रोडक्शन और डिजायर आउटपुट। मतलब इतना करने का सोच रहे हैं, मतलब सभी प्रोड्यूसर मिलके आने वाला अकाउंटिंग पीरियड या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में इतना सप्लाई करने का सोच रहे हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इट डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट होता नहीं है। अब समझना, ये हो गया, आपको समझ में आया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर्स है एक टाइम पीरियड के अंदर में, लाइक एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करने वाले हैं डिमांड के अगेंस्ट में, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। और ये भी प्लान होता है, ये एक्चुअल होता नहीं है। एक्चुअल इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। देखो, अगर सप्लाई होगा तो ही इनकम जनरेट होगा, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सा होगा। सप्लाई जितना बढ़ेगा इनकम आपका उतना बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आपका एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गया भैया? आपके नेशनल इनकम के इक्वल हो गया। तो ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके शेड्यूल के बारे में। देखो, यहाँ पे इनकम क्या है? जीरो। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एंड एग्रीगेट सप्लाई कैसे होता है? C+S या इनकम। अब समझना स्टेप बाय स्टेप इस पूरे शेड्यूल को, ठीक है। सबसे पहले जब स्टार्ट ही होगा, मैंने कल इससे प्रीवियस वाले क्लास में आपको एग्जांपल देकर समझाया था एक बॉय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ में इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितना है? 40 है। अगर मान लो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई अगर नौकरी करने जाता है तो इनकम जीरो होता है और वह कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है, डेट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इनकम जीरो है, इसने कंजम्पशन कितना किया? 40 रुपीज। और इसने ये कंजम्पशन जो किया, इसने पैसा कहाँ से लेके आया? पास्ट सेविंग से लेके आया। मान लो कि लास्ट क्लास में मैंने जो एग्जांपल दिया था, उसके पिताजी ने तो उसे तो पैसा दिया होगा ना कि तो वो दूसरे टाउन में जा रहा है काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। तो उसके बाद स्टार्टिंग में तो कुछ पैसा होगा नहीं, तो पिताजी उसे पैसा दिया होंगे कि जाओ अब आराम से नौकरी ढूंढो और फिर आराम से नौकरी लो और फिर काम करना स्टार्ट करो। तो याद ही होगा, स्टार्टिंग में जब इनकम जीरो होता है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, डेट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन लाइक, जैसे कि स्टार्टिंग एज में इनकम क्या था? मान लो कि गवर्नमेंट की इनकम है जीरो, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता है, दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लेके आता है भाई? पास्ट सेविंग से। कहाँ से? पास्ट सेविंग से। पास्ट सेविंग लाइक -40। जैसे कि मान लो पहले से बैंक अकाउंट में पैसा होगा, मान लो कि 1000 रुपया होगा, यहाँ से इसने 40 रुपीज निकाल लिया, तब बैंक 40 रुपये से क्या हो गया? माइनस हो गया।
दैट इज द सेविंग। ठीक है, इनकम 0, कंजम्पशन 40, सेविंग कितना होगा -40। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलता है, C प्लस एस दैट इज दिस प्लस दिस, 40 प्लस 40 माइनस कितना हो गया आपका 0। ठीक है, फिर मान लो मैंने इसे माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल से समझाया था आपको एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, याद रखना आप लोग। आई गेस मैंने मुन्ना का एग्जांपल लिया था। ठीक है, इनकम कितना था यहाँ पे 100। अब मान लो कि मुन्ना को नौकरी मिल गया, तो मुन्ना ने कितना कमाया 100 रुपीज़। तो स्टार्टिंग में जब कमाना स्टार्ट होता है तो खर्चा करना पता नहीं लगता है, तो मुन्ना ने कमाया 100 लेकिन खर्चा कितना किया 120। तो सर कमाया 100 और इसने खर्चा कितना कर दिया 120, ये कैसे हो गया? देखो, कमाया इसने 100, खर्चा किया 100, और 20 रुपये इसने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया वो इसके अकाउंट में पहले से पैसा पड़ा हुआ था ना सेविंग में, वहां से 20 रुपये और निकाला, तो बैंक और -20 हो गया। दिस प्लस दिस 100 हो गया, मतलब 120 से -20 जाएगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद इनकम, इसका इनकम क्या हो गया और बढ़ गया 200। तो इसने कमाया 200 उड़ाया 200, दैट इज सेविंग क्या हो गया 0। 200 कमाया 200 उड़ाया, मतलब सेविंग क्या हो गया 0। ये हो गया आपका 200। उसके बाद नेक्स्ट इनकम हो गया 300, 300। तो इसने क्या किया 280 खर्चा किया, मतलब इनकम 300, खर्चा कितना किया 280, मतलब 20 रुपये इसने क्या किया सेविंग किया, मतलब 20 रुपये इसने उल्टा बैंक में अब डाल दिया। तो देखो 20 रुपये इसने डाला था, बैंक 20 रुपये से बढ़ गया। उसके बाद 40 रुपये इसने कितना कमाया 400। देखो यार ये वाला देख लो 280 प्लस 20 300। ठीक है, अब एक चीज देख लो ना, नोटिस कर रहे होगे कि आपका जो इनकम, जो आपका इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वली चल रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम का इक्वली चलता है। फिर इसने कितना कमाया 400, इसने खर्चा कितना किया 360, मतलब कमाया 400, खर्चा किया 360, मतलब और कितना बचा 40 रुपीज इसने बैंक में डाला, मतलब सेविंग किया, दैट इज 40। दिस प्लस दिस 400, इसने कमाया 500, खर्चा किया 440 और सेविंग कितना किया 60। दिस प्लस दिस 500, कमाया 600, खर्चा किया 520, कर सेविंग किया 80 और ये हो गया 600। इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल होता है कंप्लीट। अब हम लोग इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 600 है, कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका 600 है, यहाँ पे आपका 500 है, यहाँ पे आपका 400, यहाँ पे आपका 300, यहाँ पे आपका 200 और यहाँ पे आपका 100। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है कंजम्पशन एंड सेविंग, क्या रखा है कंजम्पशन एंड सेविंग एंड एग्रीगेट सप्लाई को रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका इनकम है, क्या है भैया इनकम है, दिख रहा ही होगा आपको, ये इनकम है, हालांकि ब्लैक ब्लैक हो गया पूरा। इनकम यहाँ पे इनकम 100 था, 200 था, 300 था, 400, 500 एंड 600। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई वाला डायग्राम है। कैसा हो देखो, इनकम आपका 0 है, इनकम आपका देखो यहाँ पे इनकम, जब आपका इनकम 0 है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है 0 है, दोनों 0 हो गया। जब इनकम आपका 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना 100 है, जब इनकम 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है 100 है। जब इनकम आपका 200 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 200 है, जब आपका इनकम 200 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी आपका 200 है। जब इनकम 300 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 300 है, जब इनकम 300 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 300 है। जब इनकम आपका 400 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 400 है। ठीक है, जब इनकम आपका 500 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 500 है। जब इनकम आपका था सुपर हार्ट, जब इनकम का 600 है तो ये भी 600 है। तो इस तरीके से एक लाइन बन गया, यहाँ से ज्वाइन करोगे। ठीक है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से सबका ये डायग्राम भी होता है खत्म। और एक और बात यहाँ पे एक है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये दोनों ही इक्वल चल रहा है नहीं चल रहा है। जब वाई एक्स का सब एलिमेंट एंड वाई का सब एलिमेंट इक्वल होता है तो एक 45 डिग्री का आपका क्या बनता है एंगल बनता है। ठीक है, ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले पढ़ा होगा कि x का सब एलिमेंट एंड y का सब एलिमेंट इक्वल हो जाता हो, मतलब x और y दोनों इक्वल हो जाए तो कितना डिग्री एंगल बनता है 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 45 डिग्री क्या बनता है एंगल बनता है, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो नीचे में एक्सप्लेनेशन 7.2 टेबल में। इन द गिवन 7.2 इनकम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर मेजर्स ऑन द वाई एक्सिस, मतलब इनकम को हम लोगों ने एक्स पे रखा है और सेविंग एंड कंजम्पशन को वाई पे रखा है। ठीक है, एस 45 डिग्री लाइन विच रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई, ये 45 डिग्री का जो लाइन है वह एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको ओरिजिन से हम लोगों ने ड्रॉ किया है। द लाइन इज ड्रॉन बाय टेकिंग द सेम स्केल ऑन दी बोथ एक्सेस, हम लोगों ने सेम स्केल लिया बोथ एक्सेस पे एट एवरी पॉइंट ऑन द
ऑन दिस 45 डिग्री y इक्वल टू सी प्लस। इस तरीके से आपका एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो गया, एग्रीगेट सप्लाई कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। तो फाइनली आज का क्लास करता हूँ समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपका कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ।